जादुई नदी में सोने का पार्क। गीता और रमन दोनों 12 साल के भाई बहन नदी के अंदर कूद जाते हैं, जहां नदी के अंदर ढेर सारे सोने के झूले थे और रंग बिरंगी मछलियां, ऑक्टोपस, स्टारफिश, कछुए तैर रहे थे। तभी गीता एक गोल्डन मछली को उंगली से छूती है और वो मछली भाग जाती है। भाई देख, कितनी सुंदर मछली है। मेरे छूते ही भाग गई। मुझे तो उस वाले झूले पर झूलना है। चलो उधर चलते हैं। हाँ हाँ चल, मैं तो इस कछुए के ऊपर बैठकर उस झूले तक जाऊंगा। चलो कछुए। गीता तैरकर और रमन उस कछुए के ऊपर बैठकर स्लाइड वाले झूले पर पहुंच जाते हैं और दोनों भाई बहन मिलकर झूलने लगते हैं। वो नदी के अंदर के सोने के पार्क में बहुत झूला झूलते हैं। आखिर वो दोनों बच्चे एक सोने के पार्क में, जो कि पानी में समाया हुआ है, उसमें कैसे झूल सकते थे? वो उसमें कैसे सांस ले रहे थे? आखिर इस पूरे दृश्य का रहस्य क्या है? ये जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे जाना होगा। गीता और रमन दोनों भाई बहन एक शहर के पास के कस्बे में रहते थे। उसी के नजदीक पार्क था, जहां सभी पढ़े लिखे शहरी बच्चे सुबह शाम झूलने आया करते थे। वो झूला देखकर दोनों भाई बहन कहते हैं, गीता देख तो, कितने सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे झूले हैं। ऐसे झूले तो हमने कभी नहीं झूले होंगे। चलेगी वहाँ झूलने? हाँ भाई चल। ऐसा कहकर दोनों भाई बहन पार्क में जाते हैं और बड़ी खुशी से झूला झूलते हैं। अरे भैया, इस ऊपर नीचे वाले झूले पर तो बहुत मजा आ रहा है। कभी ऊपर तो कभी नीचे। हाँ गीता, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद दोनों दूसरे झूले पर झूलने लगते हैं कि तभी गोरे चिट्टे अमीरों के दो बच्चे आकर उन दोनों गरीब भाई बहनों को गिरा देते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अमीरों के पार्क में आकर झूला झूलने की? हाथ में लग गई। गीता, तू ठीक तो है? हाँ भैया, मैं ठीक हूँ, बस घुटने में खून निकल रहा है। तुमने अचानक से क्यों गिरा दिया हमें? दिखाई नहीं देता, हम झूला झूल रहे थे। लगता है तुम गरीब भिखारी काली शक्ल के दिखने वाले बच्चों ने सुना नहीं। ये अमीरों का पार्क है, यहाँ ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है। तुम सड़क पर ही खेलो। हा 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 हा। हाँ सही बोला भाई तू। ये वो करते हैं ना, डंडों और रस्सी पर चलते हैं, आग में छलांग लगाते हैं। ये उसी के लायक है। चलो चलो काले का लूटो, भागो यहाँ से। मुझे लगता है तुम लोग नहाते भी नहीं हो। झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें सफाई का मतलब ही नहीं पता। अब निकलो हमारे पार्क से। चल बहन, हम यहाँ से चलते हैं अभी। ऐसा कहकर दोनों उदास होकर अपने घर लौट जाते हैं। तभी उनकी माँ मोहिनी कहती है, अरे बच्चों, ये तुमने इतनी चोट कैसे लगा ली? वो माँ, एक पार्क है ना, हम झूल रहे थे कि दो बच्चे ने हमें वहां से निकाल दिया। बेटा, तुम्हें पता है ना, वो पार्क अमीरों के बच्चों के लिए बना है, तो तुम वहां दोबारा मत जाना। पर माँ, वहां ऐसा लिखा नहीं है, सार्वजनिक जगह है, कोई भी आ सकता है। तुम बहस क्यों करते हो रमन? ये नहीं कि छोटी बहन को समझाऊं। ठीक है माँ, अब हम नहीं जाएंगे। अगले दिन सुबह के 6 बजे गीता उठकर अपने भाई को उठाकर कान में कहती है, भाई भाई उठो ना, इस समय हम झूला झूलने जा सकते हैं। कोई भी नहीं होगा सुबह सुबह वहाँ पर। हाँ ठीक है, हम दोनों चलते हैं चुपके से, माँ को ना पता चले। दोनों भाई बहन चुपके से उठकर उसी पार्क में झूला झूलने के लिए पहुंच जाते हैं। वहीं दोनों अमीर भाई बहन अपने कुत्ते के साथ आते हैं और उन्हें कहते हैं, तुम दोनों को मना किया था ना कि इस पार्क में मत आना, फिर भी तुम दोनों यहाँ आ गए। हमारे भी हक है इस पार्क पर। ये ऐसे नहीं मानेंगे। अभी मजा चखाता हूँ इन्हें। रॉकी, जरा इन पर भौंक। तभी उनका डरावना कुत्ता दोनों भाई बहनों पर भौंकता है और उन्हें ताने कसकर बेइज्जत करके पार्क से निकाल देते हैं। दोनों भाई बहन रोते हुए नदी के किनारे जाते हैं। भाई, हमारे लिए कोई झूला नहीं है, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे भी भाई, अब यहाँ नहीं रहना। हमारे जैसे गरीब बच्चों की तो कोई जिंदगी ही नहीं है। ये कहकर दोनों बच्चे नदी में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर जाकर वो देखते हैं कि वहाँ पानी के अंदर एक सोने का पार्क है, जहाँ सभी झूले सोने के बने हैं, वो भी हर तरह के, और आसपास रंग बिरंगी मछलियाँ और सुंदर जलीय जीव जगमगा रहे हैं। तभी गीता कहती है, भाई देख, ये जगह तो बहुत अच्छी है और हम तो मरे भी नहीं।
पानी के अंदर सांस ले पा रहे हैं आराम से, और कितने सारे झूले हैं। तू सही बोली बहन, पता नहीं हम यहाँ पर सांस कैसे ले पा रहे हैं। जरूर कुछ अजीब है इस नदी के अंदर। वो दोनों ये सब कहते ही हैं कि वहाँ एक नदी की देवी प्रकट होकर कहती है, बच्चों, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ अजीब इसलिए है क्योंकि ये एक जादुई नदी है। तुम्हें सोने का पार्क चाहिए था ना? तुम्हारी इच्छा सुनकर मैंने यहाँ सोने के पार्क बनाए हैं। यहाँ तुम जितना मर्जी चाहे झूला झूल सकते हो। चाहे तो अपने जैसे गरीब बच्चों को लाकर भी झूला झूल सकते हो। पर एक बात है, अगर तुमने यहाँ से कोई भी सोना चुराया तो तुम दोनों की मृत्यु हो जाएगी। शुक्रिया देवी नदी, आपने हमारी इच्छा जानकर हमें ये सुनहरा मौका दिया। हम यहाँ कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ झूला झूलेंगे। क्या हम यहाँ से सुरक्षित लौट सकते हैं? हाँ, बिल्कुल चिंता मत करो, तुम दोनों जिंदा हो। जब भी बाहर निकलने की सोचोगे तो खुद ब खुद नदी से बाहर आ जाओगे। ऐसा कहकर देवी नदी के अंदर अंतर्ध्यान हो जाती है। दोनों बच्चे जलीय जीवों को छूकर उनके साथ खेलने लगते हैं और फिर झूले पर जाकर झूलने लगते हैं, कभी गोल वाले झूले पर तो कभी स्लाइड वाले पर। जब दोनों बच्चे का झूले से मन भर जाता है तो वो कहते हैं, गीता, झूला तो बहुत झूल लिया, पर अब पेट में चूहे कूद रहे हैं और माँ भी हमें ढूंढ रही होगी। खाना खाने चलते हैं, फिर अपने जैसे गरीब बच्चों को यहाँ पर झुलाएंगे। हाँ भाई, जल्दी चलो। दोनों भाई बहन अपनी माँ के पास जाते हैं, जल्दी से खाना खाते हैं और आसपास के झुग्गियों में अपने दोस्तों से कहते हैं, अरे ईना, मीना, शंभू, रघु, चलो। तुम दोनों भी हम दोनों भाई बहन की तरह झूला झूलना चाहते थे ना? मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर ले जाता हूँ जहाँ बहुत सारे झूले हैं, पर वहाँ से कुछ उठाना मत, वरना जान जाएगी। ठीक है, हम ऐसा नहीं करेंगे। तू हमें उस वाले झूले पर ले चलना। हमारे साथ आओ। पांचों बच्चे उसी नदी पर पहुंच जाते हैं और रमन कहता है, डरना मत, तुम इस नदी में कूदकर नहीं मरोगे। इसी के नीचे बहुत सारे झूले हैं, जैसे मैं कूद रहा हूँ ऐसे कूदकर आ जाओ। पक्का हमें कुछ नहीं होगा ना? अरे नहीं बाबा। तभी गीता रघु को नदी में धक्का मार देती है और बाकी बच्चे भी नदी में कूदकर अंदर सोने के पार्क में पहुंच जाते हैं, जहाँ झूलों को देखकर वो कहते हैं, अरे वाह गीता रमन, तुमने तो बिल्कुल ठीक कहा था। यहाँ तो बहुत सुंदर झूले हैं, चलो हम सब झूलते हैं। सारे बच्चे मस्ती से झूला झूलने लगते हैं। सुबह नहीं, शाम नहीं, हर वक्त वो अपने माँ बाप को बुलाकर वहाँ झूला झूलते हैं। ये देखकर उनके माँ बाप भी बहुत खुश होते हैं। तभी मोहिनी कहती है, बेटा, अब मुझे खाना भी बनाना है तुम्हारे लिए, तुम सब जल्दी आ जाना। अब ये बताओ, हम सारे माँ बाप घर कैसे वापस जाएं? हाँ बताओ बच्चों, बस आप सब बाहर जाने की अपने मन में सोचो और बाहर पहुँच जाओगे। तभी वो सब बाहर जाने की सोचते ही बाहर पहुंच जाते हैं। तभी उस नदी के किनारे शिजुका और बॉबी उन सभी को देख लेते हैं। चलो अच्छा है, हमारे बच्चे भी नदी के अंदर सोने के झूले पर झूल रहे हैं। कितना खुश थे हमारे बच्चे। आपने बिल्कुल ठीक कहा। तूने सुना? हम भी चलते हैं अब। ऐसा कहकर वो माँ बाप वहाँ से चले जाते हैं और दोनों अमीर भाई बहन सोने की लालच में आकर उस नदी में कूद जाते हैं और कहते हैं, हमें इन झूलों का क्या करना, हम यहाँ से सोना चुराकर बाहर आ जाते हैं। ठीक है। दोनों बच्चे सोना चुराकर भागते हैं कि तभी देवी नदी में उन्हें मार देती है। ये देखकर रमन और गीता कहते हैं, अरे ये तो वही दोनों हैं, लगता है सोना चुराकर भाग रहे थे। देवी नदी, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, भले ये लालची हो, इन्हें इसकी सजा मिल चुकी है। प्लीज आप इन्हें जिंदा कर दीजिए, क्योंकि इनके माता पिता इन्हें ढूंढ रहे होंगे। हाँ देवी नदी, प्लीज। तुम दोनों बच्चे बहुत नेक दिल के हो, जो इन बच्चों के बारे में भी सोच रहे हो। तुम्हारे कहने पर मैं इन्हें जीवन दान देती हूँ। शुक्रिया देवी नदी। तभी नदी की देवी उन दोनों बच्चों को जीवन दान देकर ठीक कर देती है और वो दोनों बच्चे रमन और गीता से माफी मांगकर उनके दोस्त बन जाते हैं और गरीब बच्चों के साथ मिलजुल कर जादुई नदी के सुनहरे पार्क का आनंद लेते हैं। बिंदिया को गए सप्ताह हो गया। काजल को संभालना मेरे लिए कठिन होता जा रहा है। लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं अपनी बेटी काजल की माँ का फर्ज अदा नहीं कर पा रहा। ऊपर से मेरे कपड़ों का कारोबार भी ठप हो गया है।
अब मेरे पास दूजा ब्याह करने के सिवा कोई चारा नहीं, क्योंकि इससे काजल को मां मिल जाएगी और मेरे घर को एक गृहिणी। रूपम काजल की परवरिश के लिए मोहना के साथ दूसरी शादी कर लेता है। शादी की रात। मोहना, मैंने यह पुनर्विवाह सिर्फ अपनी बच्ची की परवरिश के लिए किया है। उम्मीद है हम दोनों एक दूसरे की बच्चियों के माता पिता बन पाएंगे। जब आप मेरी अनाथ बच्ची को पिता का नाम दे सकते हैं, तो मैं काजल की माँ क्यों नहीं बन सकती? मैं बतौर अपनी दोनों बेटियों से एक समान प्यार करूंगी। दोनों दंपति अपने सोच को एक दूसरे से साझा करते हुए नए जीवन की शुरुआत करते हैं। अगली सुबह काजल अपनी सौतेली सुंदर बहन रूपाली के पास आकर कहती है, रूपाली, चलो खेलते हैं। दूर हट मुझसे काली कुरूपा, मुझे छूने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरी सुंदरता पर अपनी कुरूपता का कालिक पोतना चाहती है तू? रूपाली ऐसे बात करती है अपनी बड़ी बहन से? माँ, मैं इस कूड़े कीच को अपनी बड़ी बहन नहीं मानती। ये सिर्फ मेरी सौतेली बहन है। रूपाली रूखे अंदाज में काजल को कड़वे शब्द बोलकर वहां से चली जाती है। उसी रात। माँ, आज मुझे आपके साथ सोना है। खबरदार, जो मेरी माँ के करीब भी आई तो कोयला खदान कहीं की। तेरी माँ तो मर गई है, ये मेरी माँ है। काजल रोते बिलखते अपने पिता के पास चली जाती है और मोहना रूपाली से कहती है, रूपाली, इतनी आतुरता भली नहीं बिटिया। वो काली कमली मुझे फूटी आंख नहीं सुहाती, मगर ये घर उसके पिता का है। अगर उसे पता चल गया कि हम दोनों माँ बेटी उस काली कोड़न से बैर रखते हैं, तो हमारा दाना पानी उड़ जाएगा। अपना स्वार्थ साधने के लिए मुझे उस कोयला खदान से स्नेह का स्वांग रचना पड़ता है। इस तरह समय सप्ताहों के चरण में बदलते जाते हैं। एक सांझ घर लौटते वक्त दुर्भाग्यवश रूपम की दुर्घटना में जान चली जाती है, जिसके साथ सौतेली माँ बेटी का सताव शुरू होता है। अरे ओ काली कमली, पूरा घर फैला हुआ है और तू मजे से पलंग पर पसरी है। काम क्या तेरा मरा हुआ बाप करेगा? माँ, आप रूपाली की जैसे रूखे अंदाज में क्यों बात कर रही हैं? बंद करिए बचकानी बकैतियां, चलकर बर्तन चौका कर। अब तक सिर्फ तूने मोहना की ममता देखी है, गुस्सा नहीं। सौतेली माँ के खौफनाक स्वर शब्द से सहमी हुई काजल कामकाज करने लगती है। सुनो काली कुरूपा, कल से तू अपने पिता के कपड़ों के ठेले को लेकर कमाई करेगी, वरना तुझको घर से बाहर का रास्ता दिखाते मुझे जरा भी देर नहीं लगेगी। घर से बेघर होने की सोच से काजल अगले दिन से कपड़ों का ठेला लिए बाजार की ओर बढ़ने लगती है। सुंदर सुंदर फ्रॉक ले लो, आओ आओ बच्चों आओ, काकी कपड़े ले लो। कुछ देरी के बाद सवेरे से सांझ हो गई, अंधेरा भी घिरने वाला है, मगर अब तक एक भी कपड़ा नहीं बिका। ये कहते हुए काजल अपना ठेला बढ़ाने लगती है। तभी आसमान से घायल परिंदा उसके ठेले पर आ गिरता है। अरे, ये परिंदा तो घनघोर घायल है, क्या करूं? काजल पेड़ के पास पड़े घड़े से परिंदे को पानी पिलाकर जैसे ही उसे सहलाती है, एक तेजोमय प्रकाशन के संग परिंदा एक जादुई परी में बदल जाता है। सर पर ताज, हाथों में सुनहरी छड़ी, ये तो एक परी का पहरावा है। तुमने सही पहचाना, मैं परी रानी हूँ, इसीलिए कि तुम मेरे प्राण की रक्षक ठहरी हो। कहो, मैं ये आभार कैसे उतार सकती हूँ? परी रानी, अगर आप सचमुच में मेरी मदद करना चाहते हो तो सिर्फ मेरी काली काया को सुंदर कर दो, ताकि मेरी सौतेली माँ और बहन मुझसे घृणा ना करे। परी रानी जादुई छड़ी घुमाकर 2 फ्रॉक, जिनमें से एक का रंग सुनहरा और दूजे का रंग लाल होता है, चकाचौंध होते हैं। उस फ्रॉक के इर्द गिर्द जड़े गोटे उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहे थे। ये फ्रॉक कितना सुंदर है, इसकी सुंदरता तो अब मेरी आंखों में ही नहीं समा रही। काजल, ये दोनों कोई साधारण फ्रॉक नहीं, बल्कि जादुई इच्छा पूर्ति फ्रॉक है। सुनहरी फ्रॉक तुम्हें सोने की मोहर, मूल्य से लेकर खान पान सब कुछ मुहैया कराएगी। और ये लाल फ्रॉक को जैसे तुम अपने तन पर पहनोगी, तुम्हारा चेहरा चांद सा चमकेगा। दोनों जादुई फ्रॉक का पुख्ता प्रमाण बताकर परी वहाँ से ओझल हो जाती है कि काजल कहती है, सूरज ढल चुका है, थोड़ी ही देर में सारा गांव अंधेरे से सराबोर हो जाएगा। ए परी रानी के जादुई सुनहरे फ्रॉक,
इसी पल छिन्न मुझे पैसे दो। काजल के इतना कहते ही साधारण फ्रॉक सुनहरे रोशनी से प्रकाशमान होकर जादुई सुनहरी फ्रॉक में परिवर्तित होकर अपने भीतर से पैसे की बौछार करती है। अब इन पैसों की बलबूते मेरी सौतेली माँ मुझे नहीं सताएगी। काजल अपने कपड़ों के ठेले के साथ घर की ओर अग्रसर हो जाती है। ये लो माँ, आज के कपड़ों की कुल कमाई। आधी रात काजल लाल जादुई फ्रॉक को जैसे ही पहनती है, एक चकाचौंध चमकीली चमक उसे सर से पांव तक सराबोर करती है। और जैसे ही काजल आईने में अपना अक्स देखती है तो कहती है, ये तो कमाल हो गया। इस जादुई लाल फ्रॉक ने तो मेरी काया पलट ही कर दी। कहीं ये मेरा सपना तो नहीं? क्या सचमुच मेरी बदसूरती खूबसूरती में कायम हो चुकी है? तुम्हारा शुक्रिया जादुई लाल फ्रॉक। काजल अपने सुंदर दूधिया चेहरे को देख फूले नहीं समाती। मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। माँ ने मात्र मुझे एक रोटी को ही खाने को दिया। ए मेरी जादुई सुनहरी फ्रॉक, इसी पल मुझ भूखी की भूख का प्रबंधन करो। इतने में साधारण फ्रॉक उमड़ते घुमड़ते हुए हवा के बीचों बीच टंग जाता है और अपने भीतर से स्वादिष्ट व्यंजन की बौछार करता है। अरे वाह, मेरी सुनहरी जादुई फ्रॉक, तुमने तो खाने का खजाना ही लगा दिया। पिताजी के जाने के बाद मुझे भरपेट खाना आज भी नसीब न हुआ, मगर आज मैं दिल खोल कर खाऊंगी। भूखी नजरों से ताकते हुए काजल सारा खाना चट कर जाती है और कहती है, ऐ मेरी जादुई दोनों फ्रॉक, मेरी गरीब कुमटी को महल में बदल दो। इतने में सुनहरे जादुई फ्रॉक काजल के कमरे को सोने के सांचे में ढले महलनुमा कमरे में तब्दील कर देता है, जिसके बाद काजल अपने जादुई लाल फ्रॉक को पहने चैन से सो जाती है। अगली सुबह, ऐ मेरी जादुई सुनहरी फ्रॉक, मुझे अपने पिता के कारोबार को आगे बढ़ाना है, मेरी सहायता करो। जादुई सुनहरे फ्रॉक से सैकड़ों सोने के सिक्के काजल की झोली में आते हैं। बिना वक्त गवाए मुझे इनका सौदा करने सुनार के पास जाना होगा, मगर उससे पहले इस लाल फ्रॉक को चेंज कर लेती हूँ ताकि बाहर जाकर इसकी चमक कम ना हो जाए। काजल जादुई लाल चमकीली फ्रॉक से साधारण फ्रॉक की मांग कर उसे पहनकर बाहर चली जाती है। ये सारी वारदात उसकी सौतेली माँ और बहन देख लेते हैं। माँ, वो चली गई, चलो। रूपाली भीतर आकर लाल चमकीले फ्रॉक को पहनकर बोलती है, ए जादुई लाल चमकीली फ्रॉक, जल्दी से मेरा चेहरा उस काजल से भी सुंदर कर दो। रूपाली के स्वार्थी शब्द सुनकर जादुई फ्रॉक उसके चेहरे को काला कर देती है। तभी काजल वहाँ आ जाती है। क्या हुआ रूपाली, तुम्हारा रूप सुंदर होने की जगह कुम्हलाकर काला क्यों पड़ गया? काजल, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे जितना सुंदर चेहरा पाने की चाहत में मैंने इस लाल चमकीले फ्रॉक को पहन लिया। मुझे ये भद्दा रूप गवारा नहीं है। कुछ करो, मुझे मेरी पुरानी पहचान ही लौटा दो। ऐ मेरी जादुई लाल चमकीले फ्रॉक, रूपाली को उसका पुराना प्रारूप लौटा दो। इतने में लाल चमकीले फ्रॉक से चकाचौंध रोशनी रूपाली के रूप को सर से पांव तक जैसे ही सराबोर करती है, उसका सुंदर रूप लौट आता है। काजल, मैंने तुम्हारी भांति सुंदर बनने के स्वार्थ में आकर तुम्हारे जादुई फ्रॉक का इस्तेमाल किया, माफ कर दो मुझे। क्यों रूपाली, काला रूप तुम्हें चंद पल भी गवारा न हुआ? तुम दोनों माँ बेटी जब मुझे मेरे चेहरे को लेकर ताने मारती थी तो मेरा दिल भी यूं ही तार तार हो जाता था। काजल की कड़वी बातों से स्वार्थी सौतेली माँ बेटी का सिर नीचे झुक जाता है, जिसके बाद वह अपने बुरे रवैया में सुधार ले आती है और काजल का जीवन जादुई फ्रॉक की बदौलत फर्श से अर्श पर पहुंच जाता है।